पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर रहना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर इलाके की है, जहां पानी के तेज बहाव के बीच मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा है। पहाड़ की ऊंचाई से गिरते पानी का बहाव इतना तेज है कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा हो। पानी के साथ मलबा भी बहकर आ रहा है, जिससे पानी का रंग भी गहरा हो गया है। लेकिन इन सब के बीच ये मंदिर चुपचाप खड़ा है। लहरें इससे टकराकर बह रही हैं। भगवान भोलेनाथ पर आस्था ऐसी कि लगातार बारिश और सड़कों पर जमा पानी भी महादेव के भक्तों का रास्ता नहीं रोक पा रही। ये तस्वीरें हरिद्वार की है, जहां कांवड़ी घुटने में पानी में कांवड़ उठाए भोलेनाथ पर जल अर्पण करने के लिए बारिश और पानी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का ये पंचवक्त मंदिर सुर्खियों में है क्योंकि कुछ तस्वीरें हैरान करती है। जल प्रलय ने हिमाचल प्रदेश की जिस मंडी की तस्वीर बदल दी। घर, गाड़ी पानी में बह गए, पहाड़ दरक गए, पुल बह गए। उस इलाके में महादेव का ये मंदिर पानी के थपेड़ों को 48 घंटे तक झेलने के बाद भी ज्यों का त्यों खड़ा रहा। हालांकि यहाँ आया सैलाब अपने निशान छोड़ गया है। नंदी की विशाल मूर्ति रेत में धंस गई है। नाचते गाते ये श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हैं। पिछले 3 दिनों की लगातार बारिश ने रास्ता रोका तो चंद्रकोटी यात्री निवास में रुकना पड़ा। लेकिन यहाँ प्रशासन की व्यवस्था ऐसी कि 4 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। यहाँ इनके लिए खाने पीने से लेकर खेलने तक का इंतजाम था और तो और बड़ी स्क्रीन पर रामायण दिखाने का भी प्रबंध किया गया। ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई कलाकारी करने की कोशिश हो, लेकिन ये तस्वीर मानसून से बिगड़े हालात की है। दरअसल हरिद्वार के रानी सालिमपुर इलाके में एक गोदाम की दीवार ढह गई, जिसके बाद वहां रखा करीब 25,000 ड्रम पानी में बह गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बरसात में मुंबई की मुश्किलों से जुड़ी हुई है, जिसे हम अपनी मुहिम के तहत लगातार दिखा रहे हैं। मानसून की दस्तक के साथ वहां सड़कों पर जलजमाव होना और सड़कों के धंसने जैसी चुनौतियां तो आती ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब रेलवे ट्रैक पानी में डूब जाता है और इसकी वजह से लोकल रोकनी पड़ती है या उसकी रफ्तार थम जाती है। मुंबई अरसे से इस समस्या का सामना कर रही है, इसलिए इस पर हॉर्न बजाना जरूरी है। सूरज के आने से पहले ही मुंबई का सफर शुरू होता है। लोकल अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। सुबह से रात तक 2000 से ज्यादा फेरी और करीब 80 लाख लोगों का सफर। इसलिए तो लोकल को मुंबई की लाइफलाइन कहते हैं। यानी अगर ये लोकल थम जाए तो मुंबई थम जाए। हालांकि ऐसी नौबत कभी आती नहीं, सिवाय बारिश के मौसम को छोड़कर। बरसात में मुंबई के कई इलाकों में पानी भर जाता है और रेल की पटरियां भी जलमग्न हो जाती हैं। नतीजा ये होता है कि लोकल रोकनी पड़ती है और मुंबई वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात न हो, इसलिए रेलवे हर साल पूरी तैयारी करता है। बेहतरी के दावे किए जाते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इस साल ये तस्वीर बदलेगी? मॉनसून शुरू होते ही मुंबई की दिक्कतें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा भी हर साल मॉनसून के लिए अलग अलग प्रकार की तैयारियां की जाती हैं, मगर पहली बारिश आते ही ये सारी तैयारियों की पोल खुलने लगती है। पहले आपको बताते हैं कि समस्या क्या है। मुंबई में लोकल ट्रेन के कई स्टेशन ऐसे हैं जो निचले इलाकों में हैं। इसकी वजह से हर साल वहां ट्रैक और स्टेशन के आसपास जल जमाव होता है। कुर्ला, सायन, माटुंगा, नाईगांव और डिवा जैसे स्टेशन पर तो ट्रेन की पटरी पर पानी भर जाता है और लोकल रोकनी पड़ती है। अगर पिछले कुछ वर्षों की तस्वीरें देखें तो हालात बदतर नजर आते हैं। चिंता इस बात को लेकर है कि क्या इस साल भी ऐसा ही होगा। रेलवे का दावा है कि उसने पुख्ता तैयारी की है।
मुंबई में इस साल मानसून से पहले रेलवे द्वारा कुछ पुख्ता तैयारियां की गई थी। इस पुख्ता तैयारियों के अंतर्गत माइक्रो टनलिंग का काम शुरू किया गया था। माइक्रो टनलिंग मतलब एक ऐसा टनल जो सारा पानी खींचकर एक जगह पर भर देता है, वो टनल में भर देता है और उसको बाद में वेस्ट कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे ट्रैक पर होने वाले जल भराव को रोका जा सके। वहीं बहुत सारी ऐसी तैयारियां जो रेलवे द्वारा इस साल की गई हैं, जिससे आज साल अभी तक तो रेलवे ट्रैक्स पर पानी नहीं भरा है। जो मेजर स्टेशन है जहां पर जल भराव की स्थिति हमेशा उत्पन्न होती है, वहां पर बड़े बड़े वाटर पंप्स भी लगाए गए हैं। इस वाटर पंप्स का काम होता है, जैसे ही जल भराव की स्थिति होती है उन पंप्स को ऑन कर दिया जाता है और सारा पानी जो है वो खींच लिया जाता है। लोकल चलती रहे इसलिए रेलवे पहले भी तैयारियां करता था। हाँ, लेकिन माइक्रो टनलिंग जैसे इंतजाम से बड़ा फर्क आ सकता है, क्योंकि अभी तक किसी भी ट्रैक पर पानी जमा होने की शिकायत नहीं आई है। बल्कि रेलवे का दावा है कि पिछले साल से ही ट्रैक पर पानी जमा होना बंद हो गया है और लोकल को रोकने की जरूरत नहीं पड़ी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने शुरुआत की थी 2020 से, और वो पिछले 2-3 साल में 2020, 21, 22 में कंप्लीट भी हुई है, और इस मानसून में तो पूरा 100% तक कंप्लीट हुई है। उसमें 2-3 मेजर प्रोजेक्ट्स हमने किए थे। एक तो माइक्रो टनलिंग है, जैसे कि हमारे जो ट्रैक्स शुरुआत होते हैं CSMT से, साउथ एंड में मुंबई के, और वो नॉर्थ एंड में जाते हैं, ठाणे, पनवेल, कल्याण उस साइड में। तो ट्रैक के नीचे जो है ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी, वेस्ट और ईस्ट में जो अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी है, दोनों साइड में समंदर है, तो अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी हमने की। तो हमने ऑलमोस्ट 10 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए जो कि लो लाइंग एरियाज है और मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस है, जो पिछले 8-10 साल का हमने डेटा देखा कि जिसमें ये सेक्शन डूबता है। तो वैसे 8-10 जो मोस्ट क्रिटिकल लोकेशंस है, वैसे जगह पे हमने माइक्रो टनलिंग की। जिन इलाकों में हर साल जल जमाव होता था, रेलवे ने उन इलाकों की पहचान की और दादर, परेल, माटुंगा, सायन, कुर्ला, तिलक नगर और वडाला जैसे इलाकों में 10 जगहों पर माइक्रो टनलिंग का काम पूरा कर लिया गया है। यानी इस साल मानसून की चुनौती का सामना करने के लिए रेलवे पूरी तरह तैयार है। माना जा रहा है कि टनल की वजह से ट्रैक के आसपास का पानी निकल जाएगा और लोकल की रफ्तार पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा रेलवे ने ट्रैक और स्टेशन के पास बड़ी तादाद में वाटर पंप्स भी लगाए हैं। इनकी मदद से पानी को तुरंत ही हटा दिया जाता है। इस साल जब बारिश शुरू हुई तो इन वाटर पंप्स का इस्तेमाल किया गया और नतीजा अच्छा रहा। ऑलमोस्ट पिछले साल तक 150 वाटर पंप्स बिठाए थे। अलग अलग 24 वल्नरेबल लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे मैंने माइक्रो टनलिंग में बताया आपको कि 10 वल्नरेबल लोकेशंस क्रिटिकल मोस्ट आइडेंटिफाई किए थे, तो 10 के अलावा भी और मेजर मीडियम टाइप के जो है ऐसे 24 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किए। तो पिछले साल 150 बिठाए थे हमने, तो इस साल में हमने 166 पंप्स बिठाए हैं। समस्या ये है कि रेल की पटरियों के दोनों ओर आबादी वाले इलाके ऊंचाई पर हैं। बारिश के दिनों में वहां से पानी ट्रैक पर चला आता है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से पानी हटाना मुमकिन नहीं था, लिहाजा ट्रेनों को रोकना पड़ता था। सिर्फ ट्रैक ही पानी में नहीं डूबते थे, बल्कि कई बार सिग्नल भी डूब जाते थे। देर से ही सही, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे ने रणनीति बनाई है और अब तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है। जो भी हमारे सिग्नल्स थे, केबल्स थे, पॉइंट मशीन है, हमारे सभी को हमने वाटरप्रूफ बनाया है। इवन जो अभी मैंने बताया कि ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम, जो सेफ्टी टेक्नोलॉजी, उसको भी हमने वाटरप्रूफ बनाया है। उसके मैग्नेट्स हर ट्रैक पे लगे हुए हैं, उसको भी हमने कवर किया है, हर एक मैग्नेट को। तो इस मानसून में हमने ऐसे 1506 लोकेशंस पे AWS मैग्नेट्स को कवर किया है, वाटरप्रूफ बना दिया है। और पॉइंट मशीन भी हमने ऑलमोस्ट 277 लोकेशंस पे हमने कवर किए हैं, ताकि पॉइंट मशीन जो ट्रैक की दिशा बदलती है, जैसे ट्रैक पे प्लेटफॉर्म पे कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आनी है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे या 3 नंबर पे, तो वो पॉइंट डिसाइड करता है। फिर अकॉर्डिंगली फिर बाद में वो सिग्नल आता है उसको। तो वो पूरा जो पॉइंट मशीन है और उसके केबलिंग वायर्स है, उस दोनों को भी हमने वाटरप्रूफ बना दिया है। मुंबई में बारिश अभी शुरू हुई है। पहले हफ्ते की बारिश में ही मुंबई की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया, लेकिन रेलवे ट्रैक पर न तो पानी रुका है और न लोकल रुकी है। बारिश के मौसम में मुंबई की मुश्किलें बेहिसाब होती हैं, लेकिन लोकल चलती रहे तो कम से कम आने जाने में दिक्कतें नहीं आती। रेलवे दावा तो कर रहा है कि इस साल बारिश में ट्रैक पर पानी जमा नहीं होगा, लेकिन इस दावे में कितना दम है ये देखना होगा।
पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगने वाला है। जी हां, न्यूज एक्सप्रेस आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जनजातीय मंच की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सेना से कुकी जनजाति की सुरक्षा की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को इस तरह का निर्देश देना उचित नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को लेकर सभी पक्षों को बयानबाजी और हेट स्पीच से बचने की सलाह दी। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगेगा। ये फैसला दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया। इसके अलावा कैंसर को इम्पोर्टेड दवा पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अनकुक्ड आइटम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं इमिटेशन जरी धागा पर टैक्स को 12% से कम करते हुए अब 5% कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशहरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों को मौके से AK-47 और हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। मौसम में सुधार होने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से बहाल कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच 171 वाहनों को रवाना किया गया। इसमें करीब 4665 यात्री शामिल थे। वहीं सड़क टूट जाने की वजह से रामबन में रुके यात्रियों को भी बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना कर दिया गया। चंद्रयान-3 के लॉन्च की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसरो ने लॉन्च से पहले 24 घंटे का लॉन्च रिहर्सल किया। 3900 किलोग्राम वजनी अंतरिक्ष यान 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धावे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो टीएमसी में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी को बड़ी जीत तो मिली है, लेकिन काउंटिंग के दिन भी जैसा हंगामा हुआ उसके बाद ममता सरकार पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर ममता सरकार पहले से निशाने पर है। लोकतंत्र के लिहाज से ये तस्वीर गजब की है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में वोटों की गिनती हो रही थी और एक उम्मीदवार का पति बैलेट बॉक्स लेकर भाग निकला। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई हुई। लेकिन ये एक अकेली तस्वीर नहीं जो बंगाल की सियासी हकीकत बयां करती हो। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ जिस हिंसा की शुरुआत हुई वो वोटिंग और फिर काउंटिंग के दिन तक नजर आई। हद तो ये है कि काउंटिंग सेंटर के आगे भी बमबाजी हुई। मतगणना केंद्र को बचाने के लिए पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं और यहां तक कि महिला कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। ऐसी हिंसा के बाद बीजेपी ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये जितने लोग मारे गए हैं यह प्रायोजित है। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल। दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव ने सियासी हिंसा का नया अध्याय लिखा है। हालांकि शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में जीत का जश्न है, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान जो माहौल नजर आया उस पर कई गंभीर सवाल हैं। 2013 में 15 लोग, 2018 में 23 लोग और 2023 जो वर्तमान का पंचायत चुनाव चल रहा है उसमें 45 लोगों की हत्या उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में, यह आपके सामने पेश है। मृत्युर जन्य खूब लज्जित होच्छी, एटाও खूब लज्जित होच्छी। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जो हत्याएं हुई हैं उनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। इनमें टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं और बीजेपी के भी। लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जान गंवानी पड़ी, यानी कि नुकसान सभी का हुआ है। सवाल है कि जिम्मेदार कौन है। टाइम आ गया है 355 के लिए आप रिकमेंडेशन कीजिए। मैं यही आवेदन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कास्टोडियन ऑनरेबल गवर्नर का पास। 356 করলে आगे तो मणिपुर के करा उचित। बहरहाल इस पंचायत चुनाव के नतीजे
2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम है। ममता बनर्जी दावा कर सकती हैं कि उनका किला अभेद्य है, तो बीजेपी भी नई रणनीति के साथ बंगाल विजय के मिशन में जुटेगी। पार्टी ने ऐलान किया है कि हिंसा का जायजा लेने रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में बीजेपी सांसदों की कमेटी पश्चिम बंगाल जाएगी। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी घेर रही है। अगर यही दृश्य कोई भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं। कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश जी? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महागठबंधन के नेता? पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव खत्म हुए, नतीजे भी आ गए, लेकिन हिंसा के मुद्दे पर सियासत अभी जारी रहने वाली है, क्योंकि आगे 2024 का बड़ा दंगल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। चीन की चालाकियों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। लेह से 200 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख की डेमचौक सरहद पर भारतीय सेना आधुनिक तकनीक से लैस स्वदेशी हथियारों से अभ्यास में जुटी है। जब दुश्मन चालाक और शातिर हो तो जवाब तैयार रखना होता है। भारत ने भी तैयारी पूरी की है। लद्दाख में चीन से लगती सीमा पर यह भारत की तैयारी है, वो भी स्वदेशी उपकरणों के साथ। ये है लद्दाख में 1500 फीट ऊंची सरहद पर तैनात 155 mm 45 कैलिबर गन सिस्टम धनुष। ये शक्तिशाली होवित्जर मेक इन इंडिया की बेहतरीन मिसाल है। इसे पिछले साल ही भारतीय सेना में शामिल किया गया है। 13 टन वजनी धनुष को किसी भी मौसम में कैसी भी स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। पर पहली बार लद्दाख सरहद पर तैनात धनुष गन दिखाने जा रहे हैं, जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात की गई है। और अगर इस धनुष गन की मारक क्षमता को देखें तो ये कई मायनों में बोफोर्स तोप से बहुत बेहतर है। इसे बोफोर्स तोप के मुकाबले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस किया गया है और अब ये यहाँ लद्दाख सरहद पर इन ऊंचाई वाले इलाकों में यानी कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात हो गई है। इसकी मारक क्षमता ऐसी कि दुश्मन कांप उठे। 4000 मीटर मीन सी लेवल के ऊपर यहाँ से ये 48 किलोमीटर तक दुश्मन को सटीकता से भेदने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ती है। इसका रेट ऑफ फायर बर्स्ट मोड में 3 राउंड 30 सेकंड में है और साथ ही साथ ये 6 तरीके के अलग अलग एम्यूनिशन को फायर कर सकती है। नई तकनीक और सेफ्टी फीचर से लैस धनुष को भारतीय सेना में बोफोर्स के विकल्प के तौर पर लाया गया है, जो बोफोर्स से कई मायनों में खास है। हमारे पास बोफोर्स गन सिस्टम थी, उसमें INS यानी कि जैतव्य नेविगेशन प्रणाली मौजूद नहीं था। इसमें वो मौजूद है, जिसकी वजह से ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है, यानी कि कहीं भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंच के अपने आप को वापस बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के जरूरत के बिना तैनात कर सकती है और कारगर फायर दे सकती है। और साथ ही में इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग का फंक्शन है, जिससे क्रू का फटीग कम हो जाता है और आपका रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। और ये है M4 व्हीकल, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे भी भारतीय सेना में पिछले साल ही शामिल किया गया है। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अगर दुश्मन के खिलाफ किसी ऑपरेशन को तेजी के साथ अंजाम देना हो तो उसके लिए अब भारतीय सेना को एक घातक व्हीकल M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल दिया गया है, जो 15,000 से फीट की इस ऊंचाई वाले इलाकों में, बर्फीले इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से तेजी के साथ दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और इस खास व्हीकल में 10 जवान पूरे हथियारों के साथ तैनात हो सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये आधुनिक हथियारों से लैस 10 सैनिकों को बिठाकर लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों से लोहा ले सकता है।
वो भी सैनिकों को सुरक्षा देते हुए। इस व्हीकल में 8 फायर रिपोर्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा जवान अपनी शक्ल सहित अच्छी तरह फायर कर सकते हैं। और इस व्हीकल के ऊपर ऑटोमेटिक वेपन के लिए माउंट दिया गया है, जिसके ऊपर हम ऑटोमेटिक वेपन लगा करके लॉन्ग रेंज तक फायर कर सकते हैं। और इस इलाके में, लद्दाख जैसे इलाके में, यह व्हीकल 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड में चल सकती है। M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल के अलावा यहां भारतीय सेना के जवानों के लिए ऑल ट्रेन व्हीकल की भी तैनाती की गई है। इस व्हीकल की खासियत ये है कि ये ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए किसी भी इलाके में दुश्मन का पीछा कर सकते हैं। दुनिया के सबसे अचूक माने जाने वाले T-90 भीष्म टैंक की भी तैनाती सरहद पर हो गई है। 1000 हॉर्स पावर इंजन वाले 48 टन वजनी ये टैंक दिन हो या रात किसी भी वक्त दुश्मन से लड़ने में सक्षम है। पहाड़ हो, नदी हो या फिर रेगिस्तान, हर रास्तों पर अपनी रफ्तार से दुश्मनों को मात देने वाला T-90 भीष्म टैंक दुश्मन के ठिकानों को मिनटों में नस्तनाबूद कर सकता है। देश और दुनिया में बदलते हालात के बीच भारतीय सेना हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। इस वक्त हम लद्दाख में चीन सरहद पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर सिंध नदी के किनारे मौजूद हैं, जहां पर भारतीय सेना अपने तमाम आधुनिक हथियारों, जिसमें बात चाहे टैंकों की बात की जाए, T-90, T-70 टैंक के साथ ही धनुष तोप और K9 वज्र जैसी तोप के साथ यहां पर अपने युद्धाभ्यास की तैयारी कर रही है। जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि आने वाली दिनों की जो चुनौतियां हैं उसे कैसे स्वदेशी हथियारों के बल पर लड़ा जाए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मजीद देंगी न्यूमा। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स 273 अंक चढ़कर 65,618 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में भी 83 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई और निफ्टी 19,439 पर बंद हुआ। इस दौरान ऑटो सेक्टर, फार्मा समेत तमाम सेक्टरों के शेयरों में तेजी देखी गई। वहीं बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल समेत तमाम सेक्टरों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इनकम टैक्स ने ट्वीट कर जानकारी दी कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 11 जुलाई तक कुल 2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। इसके लिए इनकम टैक्स ने टैक्स पेयर्स की सराहना की है। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सेबी के हलफनामे की सॉफ्ट कॉपी याचिकाकर्ताओं को देने का आदेश दिया। साथ ही सेबी की जांच के बारे में पूछा, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सेबी के पास जांच पूरा करने के लिए अगस्त तक का समय है। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने अमेरिका की 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें 4 भारतीय मूल की महिलाओं ने जगह बनाई है। भारतीय मूल की इन चारों महिलाओं में जयश्री उल्लाल, नीरजा सेठी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नूई शामिल हैं। इन चारों महिलाओं की संपत्ति सामूहिक रूप से 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने भारत में 5 नए स्मार्ट गूगल टीवी लॉन्च किए हैं। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन के बीच अगस्त के पहले हफ्ते में करार हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप एप्पल की सप्लायर विस्ट्रॉन की फैक्ट्री अधिग्रहण के लिए डील फाइनल करने के कगार पर है, जिसके बाद टाटा भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी बन जाएगी। बता दें कि विस्ट्रॉन की फैक्ट्री की वैल्यू 4,946 करोड़ रुपए से ज्यादा है और टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन के बीच इस डील के लिए पिछले 1 साल से बातचीत चल रही है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने वेदांता से जॉइंट वेंचर तोड़ने के बाद अब भारत में सेमीकंडक्टर चिप यूनिट के लिए अलग से एप्लीकेशन देने की तैयारी में है। कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि फॉक्सकॉन भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत मिलने वाले फायदे पर आगे बढ़ेगी और वो भारत में निवेश के लिए उत्सुक है।
अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वेस्टिंगहाउस ने भारत में 5 नए स्मार्ट गूगल टीवी लॉन्च किए हैं। कंपनी ने गूगल टीवी को 32 इंच, 43 इंच और 40 इंच समेत कई अलग अलग मॉडल में पेश किया है। कंपनी का दावा है कि इस स्मार्ट टीवी में आधुनिक स्पीकर टेक्नोलॉजी मौजूद है। साथ ही कंपनी ने भारतीय बाजार में स्मार्ट टीवी के विस्तार को लेकर उत्सुकता दिखाई। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।